सितंबर के पहले हफ्ते में नेपाल में भूकंप आ ही गया। ये भूकंप पिछले भूकंपों से अलग प्रकार का था और नेपाल में जो भूकंप आते रहते हैं और मानवीय त्रासदी वहाँ पे होती रहती है, मनुष्यों का नुकसान, संपत्ति का नुकसान होता रहता है। लेकिन इस बार का भूकंप अलग प्रकार का था। ये भूकंप में भी इंसानों की जानें गई थी और संपत्तियां खड़ी खड़ी गिरी नहीं थी, लेकिन जल गई थी, क्योंकि संपत्तियों को आग लगाने वाले घर के चिराग थे। घर के चिरागों ने घर में आग लगा ली। ये बात यहाँ पर साबित होती है कि जैन जी, जो कि 13 साल से 25 साल के बीच में जो नौजवान पीढ़ी है, उसको आज के ज़माने में जैन जी कहा जाता है। नेपाल में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और भी कई प्रकार के आपराधिक कृत्य बहुत ज़्यादा व्याप्त थे। जनता में भारी आक्रोश था, रोजगार नहीं था, काम करने के लिए कोई जगह नहीं थी, बिजनेस नहीं थे, व्यापार कम थे। और नेपाल के राजनीतिज्ञ जो कि शासन रूढ़ थे, राजशाही के मिटाने के बाद उनका पलड़ा चीन की तरफ था, क्योंकि चीन ने ही ये राजशाही मिटाने, उखाड़ फेंकने में उसका बड़ा योगदान रहा है। नेपाली कांग्रेस हो या विपक्षी हो, सबके सब नेपाल के शासन तंत्र के जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं चाइना से प्रभावित हैं। उनसे फंड कुछ न कुछ उनको मिलता रहता है। चाइना में अमेरिकन सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, कई प्रकार के सोशल मीडिया ऐप्स उसने बैन कर रखे हैं। और नेपाल का झुकाव चीन की तरफ होने के कारण उन्होंने भी सोशल मीडिया पर बैन लगाने का विचार किया। नेपाल शासन ने, नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया को नोटिस भेजा और कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन सोशल मीडिया साइटों के ऑफिस नेपाल काठमांडू में होने ज़रूरी है। अब आप देखिए कि कोई भी कागजात की कार्रवाई करने पर लगभग 20-25 दिन लग जाते हैं और असंभव सा, इम्पॉसिबल सा टारगेट नेपाल की सरकार ने इन सोशल मीडिया साइट्स को दे दिया था, जो कि नहीं हो सकता था। और जो बेरोजगार, असंतुष्ट जनता थी, इस सोशल मीडिया का उपयोग इस सरकार की आलोचना करने में किया करती थी। अपने रोजमर्रा के काम, अपने व्यापार के काम भी सोशल मीडिया की वजह से ही कर पाती थी। जब ये हफ्ते भर का काम नहीं हो सका तो नेपाली सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। जब सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल में अपील की तो वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अपील को खारिज कर दिया था और नेपाल पर विदेशी सोशल मीडिया पर बैन लग गया। ये बात नौजवानों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो अपने घरों से निकल पड़े और सरकार का विरोध करने के लिए। इनका जोश और इनका प्रचंड विरोध एक विद्रोह की भावना को दिखा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कोई बहुत बड़ा विद्रोह हो रहा है सरकार के खिलाफ, और हुआ भी ऐसा ही। इन जोशीले नौजवानों के साथ आपराधिक तत्व भी घुस गए थे। इनको पावर, पैसा के खिलाफ नफरत हो गई थी, जनता को उनको नफरत हो गई थी। इस कारण इन्होंने अपने हेरिटेज, अपनी ऐतिहासिक इमारतों को भी जला के खाक कर दिया। सिंह दरबार हो, पार्लियामेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार के तमाम ऑफिसेज हो, उनको इन्होंने जला दिया। ये सरकार तक ही सीमित नहीं थे, ये लोग पैसे वालों के खिलाफ भी काम किया। इन्होंने पैसे वालों के घर भी जला दिए, उनके उद्योग धंधे भी जला दिए, उनके जो आरटीओ जैसे ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हो या किसी भी प्रकार के जो दफ्तर थे, उनकी हजारों गाड़ियों को भी इन्होंने जला कर राख कर दिया।
ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये जैन जी अपने देश को ही ऐसा जला सकते हैं, क्योंकि विगत में बांग्लादेश में भी स्टूडेंट्स ने जो प्रोटेस्ट किया उसके कारण सरकार बदल गई, वो विद्रोह वो सक्सेस हो गया और उनकी शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा। यही इसी प्रकार का ट्रेंड नेपाल में भी मिला। विद्रोहियों ने, दुश्मनों ने, शत्रुओं ने स्टूडेंट्स के कंधे पर बंदूक चलाई थी और भारी तबाही मचाई थी। इसी प्रकार श्रीलंका में भी इसी प्रकार का स्टूडेंट्स के विरोध के बाद ही ये आंदोलन हुए थे। मलेशिया में भी ऐसा हुआ था। इसकी ये एक ट्रेंड पता चलता, एक तरह का ट्रेंड है ये। इसके पीछे कौन है, इसका पता कैसे लगाया जाए, क्योंकि भारत के पीछे भी गद्दारों और दुश्मनों की टोली लगी हुई है जो भारत को अस्थिर करना चाहती है। भारत को सचेत रहने की आवश्यकता है कि आखिर इसके पीछे कौन है, कौन डीप स्टेट के लोग हैं जो भारत के आसपास और भारत को तबाह करना चाहते हैं। या तो ये छोटे छोटे अड़ोसी पड़ोसी देशों को उनकी सत्ता अस्थिर करके भारत को ये डराना चाहते हैं कि एक छोटी मछली किस प्रकार बड़ी मछली को खा जाती है। इसमें सबसे बड़ा नाम तो पाकिस्तान का ही आता है। पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठकर ये छोटी छोटी बड़ी बड़ी हरकतें करता रहता है। पाकिस्तान की सेना बहुत मजबूत है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए वहाँ का विद्रोह सक्सेस नहीं हो पाता है। आम जनता सेना का विरोध नहीं कर पाती है और वो पूरी ताकत के साथ भारत को अस्थिर और भारत को बर्बाद करने में लगी हुई है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो भारत का विपक्ष भी इन देश के दुश्मनों के साथ मिला हुआ प्रतीत होता है। देश के बाहर जाकर यहाँ के अपोजिशन के लीडर्स देश के शत्रुओं के साथ मीटिंग करते हैं और देश को कैसे तबाह किया जाए इसकी योजना बनाते हैं। विगत में जितने भी भारत में आंदोलन हुए सब के सब फेल हो गए। भारत की जनता ने उनको तवज्जो नहीं दी, इस कारण वो सक्सेस नहीं हो सके। अब अमेरिका और भारत का जो ट्रेड वॉर है, टैरिफ का जो काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, उसके कारण भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हो गए हैं। डीप स्टेट कहाँ पे? डीप स्टेट अमेरिका में ही है, जो ये पैसे वालों का एक ग्रुप है, समूह है, जो छोटे छोटे देशों को या उनकी बात, अमेरिका की बात न मानने वालों के विरुद्ध एक अभियान साथ छेड़ देते हैं। और ये नेपाल जैसे श्रीलंका भारत की सहायता से वापस पटड़ी पर आने की कोशिश कर रहा है, उसी प्रकार नेपाल भी अपनी पटड़ी पर आ जाएगा। क्योंकि जब जेएनजीओ ने जब देश को जलाया, घर के चिरागों ने घर को जलाया, उसके पश्चात वो घर चले गए, सेना ने मोर्चा संभाल लिया था, तब वो अपने जिलों में, शहरों में, कस्बों में जो गंदगी थी, बर्बादी थी, उनके निशानों को धोने लगे थे। इस जेएनजीओ का गुस्सा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नेपाल को घाटा दे के गया है। और सभी विद्रोह के बाद जो सरकार का गठन होता है, कार्यकारी सरकार का गठन होता है, उसी प्रकार का गठन नेपाल में भी हुआ। सुशीला कार्की जो सुप्रीम कोर्ट की नेपाल की मुख्य न्यायाधीश हुआ करती थी, वो एक सबसे पहले महिला न्यायाधीश बनी नेपाल की, और उसी सुशीला कार्की को महाभियोग के द्वारा नेपाली पार्लियामेंट के द्वारा हटाया गया था। क्योंकि सुशीला कार्की ने इन वामपंथी और चीन की तरफ झुकाव रखने वाले भ्रष्टाचारी नेताओं का साथ नहीं दिया था। इस कारण ही इन जेएनजीओ ने सुशीला को पसंद किया। 75 वर्षीय सुशीला कार्की जो कि भारत में पढ़ी लिखी है और भारत की समर्थक मानी जाती है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भारत का समर्थक हो या ना हो, हमें तो ये इस बात का पता चलता है कि नेपाल एक सनातन धर्म को मानने वाला है, और वो उनको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि उनका काम, किया हुआ काम उनको नफ़ा देगा या नुकसान देगा। ये तो
पता चल चुका है कि सुशीला कार्की ने शपथ ग्रहण कर ली है और अपने देश को वापस खड़ा करने में वो बहुत मेहनत करेगी। लेकिन आस्तीन के सांपों को पहचानना बेहद ज़रूरी है। ये आस्तीन के सांप भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसी प्रकार अड़ोसी पड़ोसी छोटे देशों को नुकसान पहुंचाया है। आस्तीन के सांपों को तभी पहचाना जाता है कि जो शासन हुआ करता है वो जनता के परोपकार के लिए होता है, उनकी सेवा के लिए होता है। जो ऑफिसर वर्ग है, सर्विस क्लास वर्ग है, वो जनता को जनता का माई बाप अपने आप को ना माने, जनता ही उनका माई बाप है, अगर वो माने तो ऐसे आंदोलन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अन्याय ही एक क्रांति को जन्म देता है। हम भारत के सुप्रीम कोर्ट को भी आग्रह करते हैं कि वो है जो भारत की बहुसंख्यक जनता का विश्वास जीतने में नाकाम रही है। ऐसा ना हो जाए कि भारत की जनता को जुडिशरी से विश्वास उठ जाए। हम ऐसी कामना करते हैं कि ऐसा नहीं हो। भारत एक सनातन कल्चर सभ्यता का देश है, यहाँ पर नफा नुकसान समझा जाता है, गलत काम नहीं किया जाता है, गलत कामों का सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो जो गलत काम कर रहे हैं वो सावधान हो जाए, जो देश के गद्दार हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि भारत में ये डीप स्टेट का प्रोग्राम चलने वाला नहीं है, वो जान ले। जय हिंद।